हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है टेक्निकल मेमोरी स्टडी। आज हम योजना आयोग के बारे में जानेंगे और भारत में आर्थिक नियोजन क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। योजना आयोग 15 मार्च 1950 यानी 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। यह एक सलाहकार निकाय है। संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। अब है एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ। इसे सुपर कैबिनेट भी कहा गया है। इसका उद्देश्य क्या है। एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करना, यानी जो योजना तैयार की गई है उसको अंतिम रूप से देखना, और योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई है, अभी प्लानिंग की है, उसे अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं है, इसका काम उसको देखना है। इसका भी संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। अब है भारत में विकास युक्तियाँ, यानी भारत में विकास युक्तियाँ क्या हैं। राज्य की भूमिका एवं आर्थिक नियोजन। आर्थिक प्रणाली यानी योजना में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, यानी राज्य की भूमिका और आर्थिक नियोजन में क्या संबंध है कि आर्थिक नियोजन में राज्य की भूमिका होनी चाहिए या नहीं। यह विवादास्पद विषय रहा है। यदि अर्थव्यवस्था का प्रबंध उचित ढंग से नहीं हो पाता है तो वृद्धि की वास्तविक दर, वृद्धि की अनुमानित दर, यानी जो हम योजना में लक्ष्य रखते हैं वृद्धि की वास्तविक दर का और अनुमानित वृद्धि दर से अगर वो कम रह जाती है तो राज्य जो नीतियाँ बनाता है उसी के माध्यम से ही विकास की वास्तविक दर को एक समय अवधि के अंतर विकास की संभावित दर तक ले जाया जा सकता है। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक नियुक्तियों का उद्देश्य आत्मनिर्भरता, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भरता, और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियुक्तियों का निर्माण शुरू हुआ है। किंतु 1970 के विश्व संकट ने एक नियोजन की आवश्यकता का अनुभव किया और इसी के बाद आर्थिक नियोजन पर जोर दिया गया ताकि सतत विकास में वृद्धि जारी रह सके। आगे है राज्य हस्तक्षेप के पक्ष में तर्क, यानी राज्य का हस्तक्षेप कैसे अच्छा है या बुरा है उसके पक्ष में तर्क है। सूचना में कमी। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है सूचना में कमी। पूंजीगत वस्तुओं की या जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं उनकी जीवन अवधि लंबी होती है, जिसके कारण एक मुश्त विनियोग करना होता है, यानी विनियोग निवेश एक मुश्त निवेश करना होता है। बाधाएं एवं सीमाएं। बाधाएं और सीमाएं क्या हैं। एक स्वतंत्र बाजार को विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें राज्य द्वारा ही प्रशासित यानी उसको चलाया जा सकता है। उन्हें बाजार शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता। थर्ड है सामाजिक ऊपरी पूंजी का अपर्याप्तता। सरकार सामाजिक पूंजी में निवेश में वृद्धि के माध्यम से अनुकूल वातावरण पैदा कर सकती है जो निजी व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक गतिविधियों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करता है। फोर्थ है सामाजिक लागत एवं लाभ में अंतर, यानी सामाजिक लागत की जो एक निजी व्यक्ति है, एक निवेशक है, उसके द्वारा व्यय की गई लागत और उससे प्राप्त आय के संबंध से ही संबंध रखता है। उसकी गतिविधियों का शेष अर्थव्यवस्था पर, यानी भारत आए जो उसने प्रदूषण किया है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका शेष अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता। जबकि जो सरकार है बाह्यताओं से निपटने का प्रयास करों और अनुदानों या कानूनी कार्रवाई द्वारा कर सकती है।
एक निजी व्यक्ति को समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उसके उत्पादन से उससे कोई लेना देना नहीं है। फिफ्थ, पर्यावरण, यानी जो पर्यावरण में प्रदूषण है निजी व्यक्तियों के कारण या उत्पादन गतिविधियों के कारण बाजार प्रेरित वृद्धि के तहत बिना किसी राज्य के हस्तक्षेप के पर्यावरण का निरंतर शोषण नहीं होने दिया जा सकता। निजी व्यक्ति पर्यावरण का निरंतर शोषण करता रहता है, जबकि राज्य उसमें हस्तक्षेप करके उसे ऐसे प्रदूषण करने से रोकता है। 6 पॉइंट है मौद्रिक नियंत्रण। सतत विकास के लिए यानी बैंकिंग व्यवस्था और सुदृढ़ प्रणाली की भी ज़रूरत पड़ती है, और इसे निजी व्यक्ति द्वारा नहीं लागू किया जा सकता। इसमें भी राज्य के हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ती है। संसाधनों को जुटाने का काम भी राज्य ही करता है। बड़े पैमाने पर विकास आवश्यकताओं के लिए बाहरी और घरेलू संसाधनों के लिए जो वित्त है, धन है, वो केवल राज्य ही जुटा सकता है। एक निजी व्यक्ति के लिए इसे जुटा पाना संभव नहीं है। संतुलित विकास, कृषि एवं औद्योगिक विकास में संतुलित केवल राज्य ही निर्धारित कर सकता है। 9 है निर्धनता एवं वचन। सरकार का कार्य निर्धनता एवं वचन से निपटना होता है कि सरकार जो कार्य करती है उससे समाज में व्याप्त निर्धनता और जो वचन है उसे निपटा जा सकता है। कल्याणकारी राज्य 10 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है कल्याणकारी राज्य। जो आधुनिक राज्य है आजकल कल्याणकारी राज्य हो गया है। यह आय और धन की असमानता में कमी, रोजगार के प्रावधान, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की सहायता करना एवं संपत्ति का जो स्वामित्व है उसको पुनर्वितरण करना इत्यादि कार्य आज कल्याणकारी राज्य करता है। ये था जो भारत में आर्थिक नियोजन में राज्य की भूमिका है, उसमें राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं, उसके पक्ष में ये पॉइंट थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।